हेलो बच्चों, कैसे हो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपना चैनल कंसेप्ट वाला में। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं ग्रेविटेशन क्लास 9 के टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट MVVI MCQ क्वेश्चंस फॉर CBSE 2021। इस वीडियो में हम लोग बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने वाले हैं, लगभग सारे कंसेप्ट्स को हमने कवर किया है। इस वजह से आपका रिवीजन भी बहुत अच्छा होने वाला है इस चैप्टर का। तो इस वीडियो को अगर आप लोग स्टार्ट करना चाहते हैं तो पहले इस चैप्टर को पहले पढ़ ले आप लोग, ताकि आपको एक तरह से रिवाइज हो सके और अपने आप को चेक भी कर सको कि आप लोगों ने इस चैप्टर में कितना कुछ सीखा है। तो इस चैप्टर को आप लोग स्टार्ट करने से पहले, इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग इस चैप्टर को पूरा पढ़ लीजिए, फिर इस वीडियो को आप लोग ट्राई कीजिए। क्लियर है? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। ट्राई कैसे करना है आप लोग को पता हो गया होगा। जैसे ही आपको क्वेश्चंस दिखाई देगा, वीडियो को पॉज करना है, अपना आंसर दे देना है, फिर मेरे एक्सप्लेनेशन को सुनना है और फिर आंसर को मिलाना है और फिर अपने स्कोर को कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में। क्लियर है? चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ बिग स्टोन एंड अ स्मॉल स्टोन आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द रूफ ऑफ द हाउस एट द सेम टाइम, विच वन विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट। एक बड़ा स्टोन है और एक छोटा स्टोन है, दोनों को एक छत से नीचे गिराया जा रहा है सेम टाइम पे, तो कौन ग्राउंड पे पहले पहुंचेगा? रीच मीन्स पहुंचेगा। तो चाहे बॉल छोटा हो चाहे बॉल बड़ा हो, दोनों ग्राउंड पे सेम टाइम पे पहुंचेंगे, बोथ एट द सेम टाइम। जो ऑप्शन हमारा सी है वो क्या होगा? सही होगा। क्लियर है? मास पे डिपेंड नहीं करता है, किस पे डिपेंड करता है? वो जी पे डिपेंड करता है। क्लियर है ना? जी दोनों का सेम है, इसलिए वो दोनों क्या करेंगे? सेम टाइम पे पहुंचेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर एन ऑब्जेक्ट विच इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड द टाइम ऑफ एसेंट विच मेजर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन विल बी। तो जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो जितना टाइम उसको ऊपर जाने में लगता है, फिर वापस आने में भी सेम टाइम लगता है। यानी ये जो टाइम होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा टू द टाइम ऑफ डिसेंट। यानी ऑप्शन सी जो है इक्वल टू द टाइम ऑफ डिसेंट हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इसका भी ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी। क्लियर है? आ रहा समझ में? बहुत ही आसान चीज है ये बात। मैंने जब हम क्वेश्चंस कर रहे थे तो एक क्वेश्चन आया था जिसमें हमें लेना था कि जितना टाइम हमें ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम हमें नीचे आने में भी लगता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ जो है वो उसकी जो वैल्यू है क्या वो चेंज होती है? तो हम लोग पढ़े थे ना, वेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ एंड हाइट। तो यहाँ पे ऑप्शंस दे रखा है, चेंज तो होगी, सेम ऑन इक्वेटर एंड पोल्स नहीं, इक्वेटर और पोल्स पे सेम नहीं होगा। लिस्ट एट इक्वेटर, जी हाँ, वैल्यू ऑफ जी जो होता है वो लिस्ट होता है कहाँ पे? इक्वेटर पे। और मैक्सिमम कहाँ पे होता है? पोल्स पे। क्लियर है? कोई दिक्कत? वैल्यू ऑफ जी चेंज होता है, तो ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी डिराइव किए थे इसका एक्सप्रेशन, वेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ एंड हाइट। अगर आप लोग को डिटेल्स में पढ़ना होगा तो इसका वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ पे बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। बस याद रखेंगे कि वैल्यू ऑफ जी जो होता है वो मिनिमम होता है कहाँ पे? इक्वेटर पे, और मैक्सिमम होता है वो पोल्स पे। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड राइजेस टू ए हाइट 10 मीटर, कैलकुलेट द वेलोसिटी विथ विच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड। जी को हमें 9.8 लेके चलना है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? हमें दे रखा है हाइट दे रखा है कितना? 10 मीटर। हमें पूछा जा रहा है कैलकुलेट द वेलोसिटी, यानी इनिशियल वेलोसिटी पूछा जा रहा है। अब हमें पता है कि वो जहाँ मैक्सिमम हाइट पे गया होगा, जैसे किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से फेंका गया तो यहाँ जब पहुँचा होगा मैक्सिमम हाइट पे, एच मैक्स पे जब पहुँचा होगा तो वहाँ पे उसकी वी कितनी हो गई होगी? 0। यानी यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितना है? 0। हमसे पूछा क्या जा रहा है? जी दे रखा है, जी दे रखा है कितना? 9.8। लेकिन कहाँ से फेंका जा रहा है? नीचे से फेंका जा रहा है, नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है, यानी जी क्या लेके चलेंगे? -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? ये बात ऑलरेडी मैंने बता रखा था कि क्योंकि जी हमेशा नीचे लगता है, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो डायरेक्शन अलग है, तो इस दौरान जी हम लोग नेगेटिव लेके चलेंगे। जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे आएगा तो उस दौरान ऑब्जेक्ट भी नीचे आएगा, जी भी नीचे लगेगा, तो उस दौरान हमें जी पॉजिटिव लेके चलना है। अब यहाँ पे हमें किसका यूज़ करना है? इक्वेशंस ऑफ मोशन का। इक्वेशंस ऑफ मोशन कौन सा यूज़ करेंगे? तो ऐसा इक्वेशन ऑफ मोशन जिसमें ये चारों एक साथ फिट हो जाए। तो किस एक्सप्रेशन में फिट हो रहा है?
तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh। वी कितना है 0, यू कितना है निकालना है माइनस यू स्क्वायर, 2g कितना है 9.8 लेकिन किस साइन के साथ माइनस, इंटू एच कितना है 10। सोल्व करेंगे, देखिए माइनस से माइनस खत्म, तो यू स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा 9.8 इंटू 2 करेंगे तो 19.6 हो जाएगा, इंटू 10 196। तो यू स्क्वायर कितना आ गया 196। तो यू आपका कितना आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट ले लेंगे तो यू इक्वल टू आ जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, स्क्वायर रूट ऑफ 196 कितना होता है 14, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, आया समझ में। हमें बस यहाँ पे क्या याद रखना है कि जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा होगा तो ए जो होगा वो क्या होगा नेगेटिव होगा, और ऑब्जेक्ट नीचे आएगा तो ए पॉजिटिव होगा। फिर मैक्सिमम हाइट पे जब ऑब्जेक्ट पहुंचेगा तो वहां पे उसका वेलोसिटी जो होगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी। क्लियर है, आ गया होगा समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास इक्वल टू 350 ग्राम occupies 200 centimeter cube of the space. When this object is thrown into a river, what will be the condition of this object? यानी वो पूछ रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास और वॉल्यूम दे रखा है, और पूछ रहा है क्या ऑब्जेक्ट को पानी में फेंकने पे डूबेगा या तैरेगा। तो सिंक और फ्लोट जो होता था वो किस पे डिपेंड करता था, डेंसिटी पे। यानी कि बेसिकली हमें यहाँ पे क्या निकालना है, डेंसिटी निकालना है। तो डेंसिटी अगर निकालेंगे तो डेंसिटी क्या होता है मास अपन वॉल्यूम, यही होता है ना। मास दे रखा है कितना 350, वॉल्यूम कितना दे रखा है 200, 0 0 सोल्व करेंगे, 5 7 जा और 5 4 जा, यानी 7/4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 से तो ज़्यादा है। और डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है 1, तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो ग्रेटर हो गया किससे, डेंसिटी ऑफ वाटर से। तो जब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से ज़्यादा होता है तो ऑब्जेक्ट क्या करता है सिंक कर जाता है, अगर कम होता है तो वो फ्लोट करता है। तो यहाँ पे वो क्या कर जाएगा सिंक कर जाएगा, यानी इट विल सिंक इन द लिक्विड, यानी ऑप्शन सी जो है हमारा वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। क्लियर है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, Which of them is true for two bodies separated by some distance? दो ऑब्जेक्ट है कुछ डिस्टेंस से सेपरेट हो रहे हैं, तो क्या चीज़ ट्रू होगा। तो हमें पता है कि जब दो मास हैं और कुछ दूरी से सेपरेट हो रहे हैं, जैसे मास m1 हो गया और दूसरा मास m2 हो गया, कुछ दूरी r है, तो इसके बीच एक फोर्स लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स Gm1m2/r², यही लगता है ना फोर्स। तो पहला कंडीशन दे रखा है व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स 4 टाइम्स। तो फोर्स यहाँ पे क्या है, फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² है। r को हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, r का हाफ का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, f जो होगा वो कितना हो जाएगा 1/r/2 का स्क्वायर करेंगे तो r/4, r²/4 यानी 4 ऊपर आ जाएगा तो 4/r², तो 4 टाइम्स हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन तो सही है। सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है व्हेन वन ऑफ द मास बिकम्स हाफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स हाफ। तो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के भी, तो अगर मास हमारा हाफ हो रहा है m/2 हो रहा है तो फोर्स भी क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। बाकी के दो कंडीशंस के बारे में नहीं बोला गया है, जो सेकेंड मास है और उनके बीच की जो दूरी है उसके बारे में कोई बात यहाँ नहीं बोला गया है। तो ये भी कंडीशन हमारा सही हो सकता है। अगर वो चेंज होता तो वो यहाँ पे हाफ नहीं होता, लेकिन यहाँ पे मास से देखा जाए तो मास के साथ वो क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी मास हाफ होगा तो फोर्स भी क्या होगा हाफ होगा। क्लियर है, यानी ये भी ऑप्शन हमारा सही है। फिर व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज इंक्रीज टू 4 टाइम्स ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स 1/16। नहीं, तो डिस्टेंस आप बढ़ाइएगा तो फोर्स क्या होगा घटेगा ना। डिस्टेंस बिटवीन देम इज इंक्रीज टू 4 टाइम्स ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स 16 टाइम्स, सही है। अगर f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² तो 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 हो जाएगा, तो f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 16r², तो 1/16 टाइम्स हो रहा है, ये भी सही है। नन ऑफ द अबव, यहाँ पे एक्चुअली ऑप्शन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए था ऑल ऑफ द अबव, तो ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। क्लियर है, इसमें तीनों ऑप्शन हमारे सही है। होप आप लोग को क्लियर दिख रहा होगा चीज़ें। यहाँ पे हम लोग कैसे क्वेश्चंस करें, तो इस क्वेश्चंस को करें किस फॉर्मूले पे, f = Gm1m2/r²।
फोर्स जो है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मास हाफ हो रहा है तो फोर्स भी हाफ हो गया। लेकिन डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो डिस्टेंस हाफ हुआ तो फोर्स 4 गुना हो गया, स्क्वायर किए तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और उल्टा है, और जब 4 टाइम्स किए तो 1/16 हो गया। यानी तीनों ऑप्शन हमारे सही थे। क्लियर है, आ गया होगा समझ में। चलिए थोड़ा मैनेज कीजिएगा आप लोग, स्पेस कम होने की वजह से इसी के ऊपर लिखना पड़ रहा है। क्लियर है ना। चलिए होप आप लोग को आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, द वेट ऑफ द बॉडी एट सर्टेन प्लेस इज 30 न्यूटन, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट पॉइंट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है, यानी वेट दे रखा है तो वेट इक्वल टू क्या होता है m इंटू जी। वेट कितना दे रखा है 30, m जी कितना दे रखा है 10, तो 10 3 जा तो m आ गया 3 kg। क्लियर है, अब बोल रहा है फाइंड आउट द मास एंड वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द प्लेस वेयर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 0। तो मास तो चेंज नहीं होता है, तो यहाँ भी मास कितना होगा 3 kg। लेकिन वेट की बात करेंगे तो वेट इक्वल टू क्या होगा m इंटू जी डैश, तो 3 इंटू 0 यानी कि कितना हो जाएगा 0 न्यूटन। यानी ऑप्शन क्या होगा हमारा 3 kg और 0 न्यूटन, यानी ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत आया समझ में। चलिए वेट दिया था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया था, तो मास निकाल लिया हम लोग, और मास चेंज नहीं होता है, मास नेवर चेंजेस विथ प्लेस, मास ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ मून इज। तो सरफेस ऑफ मून पे वेट क्या होगा, तो हम लोग पढ़े थे कि g की जो वैल्यू होती है सरफेस ऑफ मून पे वो क्या होती है g ऑन अर्थ बाई 6। मास तो चेंज होगा नहीं, g चेंज हो रहा है, तो g चेंज हो रहा है, यानी वेट जो है हमारा क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g है ना। अगर g 1/6 है तो वेट भी क्या होगा 1/6, यानी 1/6 द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। वेट इक्वल टू mg होता है ना, अभी जस्ट हम लोग किए, तो वेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी है, मास पे भी है, तो मास तो चेंज होगा नहीं, चाहे वो अर्थ पे हो चाहे वो मून पे हो, तो किस पे डिपेंड करेगा जी पे। और जी हमें पता है मून का जो होता है अर्थ का 1/6 होता है, तो वेट भी उसका क्या हो जाएगा 1/6। वेट ऑफ मून जो होगा 1/6 ऑफ वेट ऑफ अर्थ। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, फोर्स विच कीप्स द बॉडी टू मूव इन सर्कुलर मोशन व्हेन एक्सेलरेटेड इज। तो सर्कुलर मोशन में रखने के लिए कौन सा फोर्स जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो फोर्स होता है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। टुवार्ड्स द सेंटर के तरफ जो फोर्स लग रहा होता है उसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही हो जाएगा। सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड फॉर्म में कराने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। फोर्स एक्टिंग टुवार्ड्स द सेंटर, सेंटर सीकिंग को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। एक फोर्स होता है जो हमेशा किधर के तरफ लगता है सेंटर के तरफ, यही फोर्स जो होता है वो सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करा रहा होता है एक्सेलरेटेड फॉर्म में, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ऑलरेडी इस चीज को भी हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन किए थे वीडियो में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, द रिएक्शन फोर्स कॉज्ड बाय एक्सपल्सन ऑफ मास इन वन डायरेक्शन अप्लाइड टू द सरफेस इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड। तो फोर्स किसकी बात कर रहा है फोर्स का, और कौन सा फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगने वाले फोर्स को हम लोग क्या बोलते थे थ्रस्ट। अच्छे से डिफाइन भी किया था हम लोग, यानी ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। क्लियर है, आ गया होगा समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, एन ऑब्जेक्ट ऑन मून सरफेस weighs 66 kg, द वेट ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ विल बी। तो देखिए यहाँ पे केजी दे रखा है यानी मास दे रखा है, तो मास चाहे मून की बात करें चाहे वो अर्थ की बात करें मास चेंज नहीं होगा। तो जितना वो मून पे है, मून पे कितना है 66 kg, तो उतना ही वो कहाँ पे होगा अर्थ पे भी होगा, तो अर्थ पे भी उसका मास कितना हो जाएगा 66 kg। मास कभी चेंज नहीं होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत, थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए वेस लिख दिया है, ठीक है। तो वेस से आप लोग वेट की तरफ नहीं जाइएगा, बेसिकली ये मास ही दे रखा है। क्लियर है, आ रहा समझ में ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। डिफाइन था ना मास का, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया, ऑप्शन सी। सब लोग कर लिए होंगे इस वीडियो को देखे होंगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लिए होंगे आप लोग। क्लियर है ना। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फिर से वही बात, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जी m1 m2 अपन आर स्क्वायर, यानी फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो डिस्टेंस अगर घटता है तो फोर्स क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो इट विल इंक्रीज, यानी ऑप्शन बी जो होगा वो क्या होगा, सही हो जाएगा। क्लियर है ना। फोर्स बढ़ेगा कब, जब डिस्टेंस घटेगा। क्यों, क्योंकि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, और इनवर्सली है वो घटेगा तो वो बढ़ेगा। क्लियर है ना, आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ऑन मून इफ इट्स वैल्यू इज जी ऑन अर्थ। तो कैपिटल जी जो होता है वो चेंज नहीं होता है प्लेस के साथ। देखिए स्मॉल जी की वैल्यू चेंज होती है, कैपिटल जी की वैल्यू चेंज नहीं होती। जितना वो अर्थ पे है उतना ही वो कहाँ पे होगा, मून पे। तो मून पे भी वो कितना होगा, जी ही होगा। क्लियर है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। स्मॉल जी जो होता है वो अर्थ पे होता है, वो क्या होता है, मून का 6 गुना होता है, 6 इंटू जी ऑफ मून होता है। क्लियर है ना। लेकिन कैपिटल जी जितना अर्थ पे होता है उतना ही मून पे होता है। जी क्या है, कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट मासेस फॉलिंग फ्रीली नियर द सरफेस ऑफ मून वुड हैव सेम वेलोसिटी। हाँ, तो दो ऑब्जेक्ट हैं, डिफरेंट मासेस हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेलरेशन तो दोनों का सेम होगा ना, और एक्सेलरेशन जब सेम होगा दोनों का तो वेलोसिटी क्या होगा, सेम। यानी कि दोनों सेम वेलोसिटी से किसी भी इंस्टेंट पे वो क्या करेंगे, किसी भी इंस्टेंट पे उनका जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, सेम होगा। क्यों, क्योंकि उनका जी जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। जी सेम होगा, जी सेम होगा तो वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है ना, किसी भी इंस्टेंट पे उनका वेलोसिटी सेम होगा। डिफरेंट एक्सेलरेशन नहीं, जी दोनों का क्या होगा, सेम। एक्सपीरियंसिंग फोर्सेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड नहीं, फोर्स सेम नहीं होगा क्योंकि m इंटू जी ना, मास चेंज होगा ना दोनों का, तो ये भी सेम नहीं होगा। अंडरगोस चेंज इन इट्स इनर्शिया, इनर्शिया में चेंज नहीं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं तो इनर्शिया में कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर है ना। चलिए, यानी ऑप्शन ए जो है वो क्या होगा, सही हो जाएगा कि उनका वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट पे क्या होगा, सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्लियर है ना, क्योंकि उनका जी सेम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, एन ऑब्जेक्ट वेज 10 न्यूटन इन एयर व्हेन इमर्स्ड फुल्ली इन वाटर, इट वेज ओनली 8 न्यूटन, द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट विल बी। तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड जो होगा वो कितना होगा, 10 माइनस 8। जितना वेट कम हुआ उतना ही तो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ होगा, और लिक्विड कितना डिस्प्लेस हुआ होगा, 10 माइनस 8 यानी कि 2 न्यूटन। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, अ गर्ल स्टैंड्स ऑन ए बॉक्स हैविंग 60 सेंटीमीटर लेंथ, 40 सेंटीमीटर ब्रेथ एंड 20 सेंटीमीटर विड्थ इन 3 वेज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्रिक विल बी। तो यहाँ बात किसका कर रहा है, प्रेशर। तो हमें पता है प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपन एरिया। अब डायमेंशन दे रखा है तो फोर्स पे तो डिपेंड नहीं करेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, एरिया पे। तो प्रेशर जो है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी कि जिसका एरिया कम होगा उसका प्रेशर ज़्यादा। तो जब एल बी वाला जब एरिया निकालेंगे तो एल बी वाला एरिया कितना हो जाएगा, 60 इंटू 40 यानी कि 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर बी डब्ल्यू वाला निकालेंगे, ब्रेथ और विड्थ वाला, तो 40 इंटू 20 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। और लेंथ और विड्थ वाला निकालेंगे तो वो कितना होगा, 6 टू 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे कम किसका आया, बी डब्ल्यू का। ब्रेथ और विड्थ यानी मैक्सिमम कब होगा, जब ब्रेथ और विड्थ की बात करेगा उसी पे मैक्सिमम होगा। क्यों, क्योंकि इसका एरिया सबसे कम है, और एरिया कम होगा तो प्रेशर मैक्सिमम। तो मैक्सिमम व्हेन विड्थ एंड लेंथ फॉर्म द बेस, यानी ऑप्शन सी जो है वो क्या होगा, सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, अ बॉल इज वर्ल्डिंग अ स्टोन टाइड विथ अ स्ट्रिंग इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ एज शोन इन द फिगर, इफ द स्ट्रिंग ब्रेक्स द स्टोन। तो हम लोग इस बारे में बात किए थे कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा होता है तो वहाँ पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होता है हर मोमेंट पे अलोंग इट्स टेंजेंट। तो जब वो ब्रेक करेगा तो वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक स्ट्रेट लाइन में क्या करेगा, मूव करना शुरू कर देगा, यानी विल मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन द टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा ना। जब वो ब्रेक कर गया तो सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो सिर्फ कौन सा फोर्स चलेगा, टेंजेंशियल फोर्स।
और टेंजेंशियल फोर्स स्ट्रेट लाइन में मूव कराएगा उसको किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में टेंजेंट मूव कर रहा होगा, तो ये मूव करेगा स्ट्रेट लाइन इन अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन, यानी ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। इस बारे में बात किया था ना, जब सर्कुलर मोशन हो रहा होता है तो दो फोर्स लग रहे होते हैं, एक टेंजेंशियल फोर्स और एक सेंट्रीपिटल। जब थ्रेड ब्रेक कर गया तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो गया, खत्म, तो सिर्फ और सिर्फ टेंजेंशियल फोर्स लगेगा, और टेंजेंशियल फोर्स लगेगा तो वो ऑब्जेक्ट टेंजेंशियल फोर्स के अलोंग मूव करना शुरू कर देगा स्ट्रेट लाइन में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, अ बॉल वेइंग 4 kg डेंसिटी 4000 kg मीटर क्यूब इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन वाटर ऑफ डेंसिटी 10⁻3। ये 103 नहीं है, 10⁻3 है, सॉरी मिसप्रिंट है, 10⁻3 है kg पर मीटर क्यूब। व्हाट विल बी द बुएंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो बुएंट फोर्स जो होता है वो क्या होता है, बुएंट फोर्स जो होता है वो होता है रो वी जी। तो रो तो हमें दे दिया 10⁻3, जी हमें पता है कितना 10, अब भी निकालना है, तो वी के लिए हमारे पास क्या दे रखा है, तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास अपन डेंसिटी। तो मास कितना दे रखा है, तो मास दे रखा है 4 और डेंसिटी दे रखा है 4000, तो एक कट के कितना हो जाएगा 1000, यानी ये आ गया 1/1000। तो 1000 और 1000 खत्म, तो क्या बच जाएगा 10 न्यूटन, यानी बुएंट फोर्स जो लग रहा होगा, एफ बी जो लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा 10 न्यूटन। ये बात हम लोग ये फॉर्मूला पढ़े थे ना, बुएंट फोर्स किसके बराबर होता है, रो भी जी। रो तो दे रखा था, जी दे रखा था, और वी के लिए वो क्या दे रखा था, मास और डेंसिटी। जब मास और डेंसिटी पता है तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम, तो मास अपन वॉल्यूम डिवाइड किए तो 1/1000, 1000 कट जाएगा, 10 बचेगा, आंसर हो जाएगा 10 न्यूटन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, चूज द करेक्ट यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या था, तो रिलेटिव डेंसिटी था डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। तो दोनों तो डेंसिटी है, इसका भी यूनिट क्या होगा kg पर मीटर क्यूब, और इसका भी यूनिट क्या होगा kg पर मीटर क्यूब। तो दोनों कट के क्या हो जाएगा, यूनिट लेस, दोनों कट के क्या हो जाएगा, यूनिट लेस, यानी इसका कोई यूनिट नहीं होगा, यानी ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत, समझ में आ गया होगा आप लोग को, बहुत ही मजा आएगा इस वीडियो को करने में। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कुछ ना कुछ सीखते रहें। और वीडियो आप लोग जरूर देखें, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है, आप लोग को भी पता होगा इस वीडियो को बनाने में मेहनत बहुत लगता है, और क्वेश्चंस बहुत अलग अलग सोर्स से निकाला भी जाता है, उसमें भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, सिर्फ आप लोगों के लिए हो रहा है ये। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें, वीडियो को वॉच करें, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।